लखनऊ में आज सवर्ण मोर्चा रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। ये सवर्ण मोर्चा के लोग हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। संवैधानिक अछूत सवर्ण मोर्चा, आपका नाम क्या है और ये संवैधानिक अछूत का क्या मतलब? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट ईशान प्रताप सिंह है और मुझे लोग बताते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज से आता हूं और उस पर मुझे बताया जाए, लेकिन जब मेरे हक और अधिकार की बात आती है तो मेरी जाति का नेता मेरा नहीं सुनता। मेरे द्वारा वोट किया गया प्रधानमंत्री मेरे हक की बात नहीं सुनता। मेरे द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री मेरे हक की बात में अपनी नजर मोड़ जाता है। तो मैं संवैधानिक अछूत हूं। अगर मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे समाज के लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती है, गाली दी जाती है, मेरे समाज से आने वाली इस देश की आदर्श महिलाएं, रानी पद्मिनी जैसी महिलाओं के ऊपर जब अभद्र टिप्पणी की जाती है, हमारे समाज के आदर्श राणा सांगा जैसे आदर्श के पार्लियामेंट के अंदर एक नेता, क्योंकि वो एससी समाज से आता है, अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारे समाज का अगर एक व्यक्ति गलती से किसी जगह पे कोई टिप्पणी कर देता है आवेश में आके, तो उसके घर पे भीम आर्मी जैसी गैंग जाती है। मैं बिहार के संतोष सिंह की बात कर रहा हूं। उनको नंगा करके मारती है और उल्टा पुलिस संतोष सिंह के ऊपर मुकदमा करती है, उन लोग के ऊपर नहीं करती। तो मैं संवैधानिक अछूत हूं। मेरे हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे कश्मीर के आतंकवादियों की, और हो सकता है कि आने वाले समय में मेरा समाज आतंकवादी ही बन जाए, क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा है। लेकिन आपने देखा कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ लोग ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि न्याय दिलाएंगे। फिर आज आप लोग देखिए, ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो पैरासूट नेता हैं, कभी बसपा तो कभी कांग्रेस, कभी कहीं तो कहीं। उनको मैं सीरियस नहीं लेता और सवर्ण समाज में मुझे लगता है कोई ब्रजेश पाठक को सीरियस लेता है? कोई नहीं लेता। कौन पाठक जी, काहे के पाठक जी, मैं नहीं जानता उनको। मैं ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहता हूं, जब तुम्हारी कैबिनेट तुमको सीरियस नहीं लेती, तुमको केंद्र की कैबिनेट क्या सीरियस लेगी? मेरे भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें चोचलेबाजी बंद करिए और हम लोगों की मांग को सही तरीके से रखने का काम करिए। आपका नाम क्या है और क्या करते हैं? मेरा नाम दिव्यांश प्रताप सिंह है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ जी। तो क्या कह रहे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? क्या आपका क्या कहना है कि रिजर्वेशन को रिव्यू करना चाहिए या उसको खत्म करना चाहिए? हमारी सीधी सी मांग है, रिजर्वेशन को सिर्फ आर्थिक आधार पर करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आर्थिक आधार पे आप करने जाएंगे रिजर्वेशन तो नौकरी बहुत सीमित है। लॉजिक समझिएगा, नौकरियां बहुत सीमित है। 2-2,500 नौकरियां हैं। मतलब देखा जाए तो पूरे देश के अंदर 15,000 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी पार्लियामेंट से लेकर आईएएस और जितनी भी नौकरियां आती है उससे ज्यादा है नहीं। तो आप रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर करने के बजाय मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन के कोटा के अंदर आए जाने वाले यादव हो गए, एसटी के अंदर मीणा हो गए, एससी के अंदर जाटव हो गए, इनको बाहर करिए। क्या हो सकता है? हो गए भाई, तुम बहुत मजबूत हो गए, बाकियों को दो ना। 95% सीट पे तुम बैठे हुए हो। यूपी के अंदर पूरा ओबीसी कोटा यादव लेके चला जाता है, उसके बाद में एससी का पूरा कोटा जाटव लेके चले जाते हैं। बाकी कहां है? हम नहीं बात करें किसी के हक को मार रही, हम बात करें जो जरूरत है जिसको उसकी करिए। एक बार रिव्यू तो होना चाहिए ना, एक बार देखना तो चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ इनका। जैसे आपने पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई के दौरान कहीं कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा या आपके सामने आया कि रिजर्वेशन की वजह से आपका नुकसान हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। हमने जो है बीएचयू का एंट्रेंस दिया था, हमारा नहीं हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हमने एंट्रेंस दिया था, वहाँ पे हमारा बीएचयू में एडमिशन इसलिए हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, इसलिए हमारा वहाँ पे नहीं हुआ था। हमें बहुत दुख हुआ था और मात्र हमारा पॉइंट नंबर से रुका हुआ था। मैम, कितना नंबर आया था इंटर में आपका? जी, इंटर में 85% जी। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे उसकी वजह से? जी बिल्कुल, हमने एंट्रेंस दिया था, वहाँ पे भी रिजर्वेशन। हम ये जानना चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में हर बच्चे को बराबर मौका देना चाहिए। हम बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ने से इसलिए वंचित रह गए क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? हर्षवर्धन सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष का छात्र हूँ मैं। बीए कर रहे हैं? बीबीए। यस। अच्छा, तो आप बीबीए कर रहे हैं, आपने अभी इंटर पास किया होगा। कहीं आपको पढ़ाई के दौरान कुछ रिजर्वेशन की वजह से? आपने आज से कुछ वर्ष पहले एससी एसटी आया, एससी एसटी में आपने देखा कितने सारे मतलब अपोजिट रुझान आए। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, बुंदेलखंड के झांसी से आता हूँ। वहाँ पे देखता हूँ, वहाँ पे एक जिला है ललितपुर, वहाँ पे एक सवर्ण समाज के हमारे एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर फर्जी एससी एसटी लगा दिया गया। उसकी कोई भी रिव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट उनको जेल में डाल दिया गया। उनके भाई थे, वो अकेले कमाने वाले थे, वो जेल के चक्कर काटते रहे, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आया और 10 साल बाद उनकी मौत हो गई। 5 साल बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। लेकिन जब 20 साल बाद कोर्ट ने उनको आदेश सुनाया कि जो भी मुकदमे लगे थे वो फर्जी मुकदमे थे, तब वो बाहर आए, तब जाकर के देखा उनका सब बर्बाद हो गया। बात आती यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें हम
यदि पूरे यूनिवर्सिटी में मतलब एक छात्रों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाया जा रहा है, हम लोग स्कूल जाते थे आज से 2 वर्ष पहले, हम किसी की जात नहीं पूछते थे, सबके साथ खाना खाते थे, चाहे वो SC हो, OBC हो, ST हो, किसी भी उसका हो, हम किसी की जात नहीं पूछते थे। लेकिन आज जिस तरीके से ये नैरेटिव फैला जाए, ये कानून लाया जा रहा है UGC, ये अभी तो रोक लगे वापस ये सब लेकिन वापस थोड़ी ना हुआ है। जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। दूसरी बात कल को हमारी बहन, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, किसी अन्य वर्ग का आता है, हमको सताता है, तो हम तो इसी डर से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि रिव्यू ही नहीं होगा। जो रिव्यू ही नहीं होगा, वो बेचारी बहन उसके शोषित सीधे शिकार हो जाएगी उसका। अच्छा, आपको इंटरव्यू कितने नंबर मिले? अब मेरा इंटरव्यू एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मेरा 570 मार्क्स आया था, या 600, या लखनऊ यूनिवर्सिटी। या लेकिन आपको दिक्कत हुई है जो रिजर्वेशन होता है इससे? क्यों नहीं होती है मैम, मेरा बड़ा भाई है। सभी सवर्णों को दिक्कत है। किसी को भारत में वकील बनना है तो एक एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट। क्लैट में साफ साफ रिजर्वेशन है। मैं क्लैट का विद्यार्थी था, मेरे 113 नंबर थे, मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, मुझे टॉप के NLU में एडमिशन नहीं मिला। ये बताइए 40 नंबर पा करके अगर कोई बड़े NLU में बैठ गया है और वो कल को वकील बनता है तो भारत की न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? आप बताइए, भारत में न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? कोई 40% ला करके डॉक्टर बन जाता है तो कौन से मरीज का इलाज करेगा? हम क्या ड्रीम इंडिया का आइडिया ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे? आपका नाम क्या करें? मेरा नाम हर्ष ठाकुर है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मुझे आरक्षण से कोई सरकारी पेपर नहीं लिखना। मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूं, मैं सिर्फ अपने समाज के लिए खड़ा हूं। और हमें क्या है, हमको अपनी मांगे पूरी करनी है। आर्थिक आधार पे आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। 80 साल तक तो खा लिए, बना तो लिए 3-3 घर। टीना डाबी के परिवार में कितने IAS तो हो गए। अब लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? अब तो मुल्क की जान छोड़ दें कम से कम ये लोग। सुधार हुआ ये भी तो बताएं हमको कि आप आरक्षण के 80 साल हो गए, आपने कितना सुधार लाया? एक बात डॉक्टरों से इलाज कराएंगे सभी पार्टियों के नेता, क्या उन्हीं मैंने 40 नंबर पाने वाले डॉक्टरों से इलाज कराएंगे? क्या देश के जो संपन्न व्यक्ति वहां से जो उन समाजों से जो है अपना इलाज कराएंगे? क्योंकि देखो, जब तक ये कानून UGC वापस नहीं हो जाएगा तब तक सामान्य वर्ग विरोध करता रहेगा। और रही बात SC ST वर्ग की, अगर ये UGC बिल अभी सुनने में आ रहा है कि संशोधन करेंगे, अगर ये आंदोलन खत्म तब तक नहीं होगा जब तक SC ST कानून में संशोधन नहीं किया जाता। क्योंकि सामान्य वर्ग जो है, जितने भी SC ST समाज वाले जितने भी संगठन है, वो जो है सामान्य वर्ग के लोगों पे SC ST जो है कानून थोप के पैसे कमाना चाहते हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, और 12 लाख उसका पेमेंट भी बढ़ा दिया है। इससे इस कानून का बहुत ही दुरुपयोग होगा। और प्रधानमंत्री जी भारत को योग्य नहीं बनाना चाहते? बताइए, भारत में अगर आप आरक्षण, योग्यता बता रहे हैं। भारत में आरक्षण की क्या जरूरत है? 7वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, उस टाइम पे किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। 80 साल से आरक्षण आया है। भारत की दशा आप देख लीजिए, विश्व स्तर पे क्या GDP हमारी चल रही है और कितने 15 लाख हम लोग के खाते में आ चुके हैं। और ये समाज जो खुद को 90% क्लेम करता है, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होगा तो 80% रेशियो के हिसाब से इन्हीं को मिलेगा, फायदा तो इन्हीं का है। सुधर पाए वो आने वाले साल में भी नहीं सुधरेंगे। बताइए पहले। मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है, मैं यहीं से लॉ परस्यू कर रहा हूँ, लखनऊ का ही निवासी हूँ। मैम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हम लोग से बहुत डीप में सवाल कर रहे हैं, बहुत एकदम खोद के कि कितने % लाए, कितना नंबर लाए, कैसे क्या किया तुमने, कहाँ से तुम अछूते हो गए। मुझे जरा ये बताइए, आप ST SC से ये जाकर पूछती हैं? हाँ बिल्कुल पूछेगा। कब पूछती हैं? हमें तो कहीं नहीं दिखा। मैं जंतर मंतर से होकर लखनऊ आ रहा हूँ, मुझे तो होगा तब जो ST SC के से जाके सवाल पूछ रहा है। रोल बैक। और मेरी बात सुने आप, ये बताइए, मेरी बात और सुने। मैं एकदम अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन ये बताइए, एक पिता कमाता है, वो 2 बच्चों का मालिक है। 18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है तो पिता उस बच्चे का मालिक है। अगर वो एक बच्चे को खाना खिला रहा है, दूसरे को नहीं खिला रहा है, इसमें असमानता हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हमारे साथ क्यों असमानता हो रही है? क्या हम विदेशी हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? आगे क्या आप लोगों की रणनीति कैसे अपना जो हमारी आंदोलन रणनीति है? यही है, ईशांत भैया ने जैसा कहा, जिस हिसाब से वो पढ़े लिखे युवा हैं, वो कोई ST SC की तरह रिजर्वेशन पर बैठकर और पेट में सिरिंज छोड़ दे ऑपरेशन के टाइम, वो वैसे आदमी नहीं है। वो पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा। यादव को रिजर्वेशन से दूर रखे, उनकी इतनी जनसंख्या है, उनको रिजर्वेशन ज्यादा क्यों मिले? रिजर्वेशन सब में समानता के तौर पर बांटना चाहिए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे कैसे अपना आंदोलन बढ़ाएंगे?
आंदोलन राहें राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछते हो नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोर साध निशाना मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। इस तरह से लोग की ये मांग है कि रिजर्वेशन को रिव्यू करना बहुत जरूरी है और जिनको जरूरत है उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लखनऊ में 1090 चौराहे पे समन मोर्चे का प्रदर्शन हो रहा है। इन्हें हिरासत में लेकर जा रही है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह आपका सामान्य वर्ग के साथ नहीं है क्या? सामान्य वर्ग के छात्र आपको दुश्मन लगते हैं, देश विरोधी लगते हैं, आतंकवादी लगते हैं, नक्सली लगते हैं? मायावती ने भी कहा है कि अगर आरक्षण वापस होगा सरकार को उसके साथ नहीं जाना चाहिए, देश विरोधी। देखिए, इसमें आरक्षण तो उसमें जो उसमें आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आईएएस पीसीएस घर वाले लोगों को क्या आरक्षण की आवश्यकता है? जो जिनका बेटा आईएएस है, पीसीएस है, अधिकारी है, सांसद है, विधायक है, राष्ट्रपति है, उसको आरक्षण देके आप क्या ही करेंगे? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आरक्षण। क्या बता रही है मैम? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी सवर्णों के साथ न कभी थे न कभी होंगे, क्योंकि उनको सवर्णों के साथ देना चाहिए, तो हम लोग भी उनके बारे में सोचते हैं। इस तरह से लोगों की बात है कि इनका कहना है कि आरक्षण रिव्यू होना चाहिए और जिनको जरूरत हो उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।